Hello everyone, welcome to Adding Noise. I'm Kumar Mohit. With me I have Narendra. And last time हमने पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के बारे में रिकॉर्ड किया था. एंड इस टाइम वी वांट टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग इवन मोर. तो पेरेंटिंग एक्चुअली जो आज मैं जो ब्रॉड क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बार समराइज करता हूँ क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या थोड़ा सा रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट बनना ही क्यों है, व्हाई इवन बी अ पेरेंट. तो एंटी नेटलिज्म करके एक फिलॉसफी है जो कि इसी चीज के खिलाफ रहती है कि हमें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए. उनके रीजंस हैं बहुत सारे. फाइनेंशियल रीजन भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजन देते हैं कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ रही है, एंड पर्सनल चॉइसेस भी हो सकती हैं. तो एंटी नेटलिज्म क्यों आ रहा है, क्यों आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाइल्ड फ्री होना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, उसके इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे. एंड देन सेकंड थिंग आई वांट टू डिस्कस कि बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का रोल क्या रहता है. तो व्हाट इज द रोल. तो बेसिकली बच्चों का जो मुझे लगता है, अगर मैं समराइज करना चाहूँ, रोल क्या रहता है पेरेंट्स का रोल रहता है कि टू इक्विप दिस चाइल्ड विद द नॉलेज एंड द स्किल्स सो दैट ही और शी कैन फेस द वर्ल्ड ऑन हिज ओन. जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो आपका बच्चा इस वर्ल्ड को फेस भी कर पाए, इस लाइफ को लव भी कर पाए. वो आपको कैपेसिटी, वो स्किल, वो विजडम, वो स्किल्स और वो अपनी नॉलेज बच्चे को देनी होती है. एंड जो हमने पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस किए थे उनमें अगर हम बात करें परमिसिव पेरेंट्स की, परमिसिव पेरेंट्स जो होते हैं दे डोंट टीच देयर किड्स एनी हार्ड लेसन्स. वो हर चीज को परमिट करते रहते हैं. फिर उसमें जो अथॉरिटेरियन पेरेंट होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम हमने किए थे, वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि वो बच्चा खुद से ग्रो नहीं कर पाता वर्ल्ड को हैंडल करने के लिए. एंड जो नेग्लेक्टफुल पेरेंट होते हैं, जो बिल्कुल एकदम नेग्लेक्टिंग होते हैं, वो अपने बच्चों को कुछ लेसन ही नहीं सिखाते, वो बिल्कुल अनइन्वॉल्व है. फिर उसके बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे कि बच्चे की लाइफ में फादर का रोल क्या रहता है, फादर की एब्सेंस से क्या होने वाला है, मदर का रोल क्या है, और ये सब पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद एंटीनेटलिज्म. तो एंटीनेटलिज्म स्टडीज यही कह रही हैं कि अभी मोर मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग चाइल्ड फ्री. वो कह रहे हैं, जो सर्वे किया हमने कोविड से पहले जो सर्वे था उसमें आपके 37% लोग कहते थे कि हमें बच्चे नहीं करने. अभी 47-50% से भी ज्यादा हो चुके हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें बच्चे नहीं करने, और वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा हो रहा है. एंड जो हम ट्रेंड भी देखते हैं फर्टिलिटी रेशियोज के, तो उसमें जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपका जापान हो गया, आपका यूएसए हो गया, यहाँ पे बच्चे पैदा करना लोग धीरे धीरे कम कर देते हैं. यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती भी हो माइग्रेशन की वजह से होती है. तो व्हाई डू यू थिंक नरेंद्र more and more people are shying away from having children? एक भैया मैं क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ा था भैया, शायद उसमें कुछ था कि आपकी इकोनॉमी बहुत चीज़ डिसाइड करती है ना. और मुझे लगता है कि तो भैया मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में देखना चाहूँगा, जैसे इकोनॉमी या फिर आपकी सोसाइटी कैसे होते जा रही है, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, या फिर जेंडर का रोल भैया काफ़ी चेंज हो चुका है भैया, पहले की तरह तो नहीं था, है ना. मुझे लगता है कि अगर इन सारे भैया मैं चीज़ों पर अगर ध्यान दूँ तो वो डिसाइड कर रही है भैया कि मतलब लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वो बच्चे पैदा करें. तो अगर इकोनॉमी की बात करें भैया तो खासकर जो लोगों के अंदर भैया इनसिक्योरिटी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा है. और क्योंकि कैपिटलिज्म आ गया है और वो बेस्ट से बेस्ट बच्चों को देना चाहते हैं, है ना. मुझे लगता है कि अब इसके कारण भी कहीं न कहीं उनके अंदर है कि प्लस भैया एक अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी डालें भैया तो वो भी एक भैया बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर. इकोनॉमिक फैक्टर है, प्लस वुमन एम्पावरमेंट. पहले भैया बच्चे पैदा करने की सारी जो थी भैया वो महिलाओं के ऊपर ही थी, पुरुष का ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं था उसमें, जो जितना लिमिटेड रोल था भैया. अभी भैया महिलाएं भी उस डिसीजन के हिस्सा बन रही हैं कि उन्हें एक्चुअली में उनको चाइल्ड बियर करना है कि नहीं करना है ना. तो मुझे लगता है भैया कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. प्लस अगर सोसाइटल बातें करें भैया हम, तो मुझे लगता है कि जैसे हम काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो बच्चे पालना भी एक बहुत बड़ा बर्डन की तरह भी देखा जा रहा है भैया आज के टाइम में. मतलब जैसे पहले था कि जॉइंट फैमिली थी तो बच्चे बड़े हो जाया करते थे, खेलते कूदते सब कोई संभाल रहा है, और बच्चे उसमें बड़े हो जाया करते थे. अभी क्या है भैया कि एक कपल जो है जो कि सिटी में रह रहा है, बस दो ही रह रहे हैं सिटी के अंदर, दोनों जॉब कर रहे हैं, इकोनॉमी एडवांस हो चुकी है. उस टाइम पे भैया उनको प्रॉपरली एक चाइल्ड प्लान करना पड़ता है और वो इतना आसान काम नहीं है ना. तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि फर्टिलिटी रेट डाउन जा रही है. वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, वो भी कारण है कि फर्टिलिटी रेट डाउन जा रही है.
तो मुझे तो इतना ही लगता है, बाकी आप बताओ। ओके, मतलब मैं ज़्यादा तो इतना बेसिकली डीप वही नहीं है, जान। रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वुमेन के वो बढ़ गए हैं, दे हैव अ से इन द मैटर, हुँ, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई। एंड लोग आज के हुँ, दिन जो सर्वे ने भी जो फाइंडिंग मिली थी उनमें सबसे ज्यादा रीजन यही दिया था कि वी हैव अदर थिंग्स, कि लोग कह रहे हैं कि हुँ, हमारे पास अभी करने को इतना सारा सब कुछ है कि हमारे पास बच्चों को डिवोट करने के लिए टाइम नहीं है। प्लस जो मुझे एक फैक्टर और लगता है बहुत बड़ा, कि अपनी जो खुद की इस कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो हमने अपनी खुद की पेरेंटिंग देखी है, कि भाई हमारे जो पेरेंट्स थे मनी के लिए उनको स्ट्रेस रहा है बहुत ज़्यादा, एंड फिर एनवायरनमेंट में वो प्रेशर बच्चों के ऊपर डाला जाता है बहुत सारे हाउस होल्ड्स में, अपनी जो अपने खुद के फील्ड ड्रीम्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो बच्चे को आप हर टाइम यही बता रहे हो कि भाई तेरी वजह से मेरी लाइफ में, तेरी वजह से मैं इतनी जॉब में जाके परेशान हो रहा हूँ, मैं तो तेरी वजह से मुझे पैसे कमाने पड़ रहे हैं, तेरी वजह से ये करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे जो अनहेल्दी जहाँ पे पेरेंटिंग मेथड्स हैं वहां पे इन सब चीजों की वजह से, बिकॉज नॉट ऑल आर सेइंग कि हमें बच्चे नहीं करना है। पेरेंटिंग जिनका चाइल्डहुड जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है उनको, तो उनको तो पता है कि यार ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है, इसकी वज़ह से मेरे पेरेंट्स खुश हैं, उनकी वज़ह से मैं खुश हूँ, एंड मुझे भी फिर अपनी ऐसी फैमिली बढ़ानी है आगे, मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे। बट जिनको अपनी खुद की ही पेरेंटिंग खराब थी, जिनको ये रियलाइज़ करवाया गया है, गिल्ट एंड शेम में डाला गया पूरी लाइफ़ कि तू कर नहीं रहा, तू पढ़ नहीं रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू मेरे सपने पूरे नहीं कर रहा, तू अब कुछ नहीं कर रहा और तेरी वज़ह से मुझे प्रेशर आ रहा है, मुझे पेन आ रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है। तो वो लोग फिर एंड में आके यही कहते हैं कि भाई जब बच्चे करके इतने दुख मिलने वाले हैं तो मैं क्यों ही करूं। बेसिकली पेरेंट्स आर बीइंग अ वेरी पुअर रोल मॉडल्स इन द आईज ऑफ चिल्ड्रन। तो एक मुझे ये रीजन ही बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, जो पेरेंटिंग तो भी अल्टीमेटली बच्चे ना पैदा करना भी पेरेंटिंग से लिंक हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक हियर। ओके, एंड फिर जो रोल देखा, रोल ऑफ फादर क्या है, रोल ऑफ मदर क्या है। अब मदर को बच्चे के लिए वहां पे अवेलेबल रहना पड़ता है, और आज की जो प्रेजेंट इकोनॉमी है उसमें उतना टाइम आप डिवोट नहीं कर सकते, एज यू सेड न्यूक्लियर फैमिली वाला, तो वो दैट फैक्टर इज आल्सो वेरी बिग कंसर्न। यस नरेंद्र, यू आर सेइंग समथिंग। मैं मैं चाहता हूँ भैया थोड़ा इसमें एग्जांपल ऐड करते हैं भैया, ताकि थोड़ा आसान लगे। ओके, जैसे इफ भैया यू हैव जेंडर रोल सम। की बात करें भैया, जापान में भैया जेंडर रोल्स काफ़ी एडवांस लेवल पे है भैया, मतलब वहाँ पे महिलाओं को अधिकार ज़्यादा है। तो वहाँ भैया फर्टिलिटी रेट काफ़ी डाउन चली गई, दोनों जॉब करते हैं भैया, और वहाँ पे काम को काफ़ी एक अलग तरीके से देखा जाता है वहाँ। तो भैया वहाँ पे अभी आप देखिए तो वहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत डाउन, यूरोपियन कंट्री में भी यही हाल है भैया, जहाँ महिलाएं इंपावरमेंट हो रखी हैं, तो हम उसको देख सकते हैं। प्लस हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्री पे, जैसे नाइजीरिया ऐसी कंट्री है भैया, वहाँ पे अभी अभी भी महिलाएं सब्जुगेटेड है, पुअर इकोनॉमी है, तो वहाँ फर्टिलिटी रेट भैया बहुत अभी हाई पे है भैया, पीक पे है एकदम, बच्चे ही हाँ, बच्चे हो रखे हैं चारों तरफ, है ना। तो भैया हम इसको इकोनॉमी से रिलेट इकोनॉमी से भैया देख सकते हैं इकोनॉमी भैया एंड इसको। सोसाइटी से हाँ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल वहां पे और इंडिया भैया बेसिकली। ट्रांजिशन फेज में है भैया अभी। हाँ, वो वही आता है जैसे एक हमने इसमें ही पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी आता है कि आपकी जो ट्राइबल सोसाइटी होती है, पुरानी सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी है, उसमें क्या रहता है, आपका बर्थ रेट हाई रहती है बट डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि लोग मरते ही हुँ, बहुत जल्दी है, वैक्सीनेशन हुँ, कुछ नहीं है, हुँ, इतना चाइल्ड केयर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, और आपकी बर्थ रेट भी हो रही है, 7-8 बच्चे पैदा हुँ, हो रहे हैं, और फिर 7-8 हुँ, में से भाई 2-3 ही सर्वाइव कर रहे हैं। हुँ, राइट, पर हुँ, जैसे ही हेल्थ केयर इंटरवेंशन हुआ, फॉर एग्जांपल इंडिया में 1950-60s में जब हम आजाद हुए, 1960s में हेल्थ केयर इंटरवेंशन आ गए। अब आपकी आदत एज अ सोसाइटी तो वही है 7-8 बच्चे पैदा करने की, वो कन्वेंशन वैसे हो रखे हैं, बट आपकी हेल्थ हुँ, केयर इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि अब बच्चे मरे नहीं, तो 7-8 हुए हुँ, और 7-8 के 7-8 सर्वाइव कर गए। हुँ, तो एकदम से पेरेंट्स के सामने दिख रहे हैं कि हाँ भाई नाम भी नहीं पता लग रहा कौन सा है, और बर्डन उनके ऊपर आ गया एकदम से, एंड वो जो बच्चे हैं वो भी कंप्लेन करते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, 4-4-5 हुँ, भाई थे, 3-4 बहनें हैं एंड ऑल दैट, हुँ, और वो फिर यही कहते थे कि एक पिट रहा है तो सारे पिट रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स परेशान है बेचारे इतने। एंड फिर हुँ, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ ना, हम अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे, हम हुँ, एक दो ही रखेंगे और उन एक दो के ऊपर अच्छे से डिवोट करेंगे अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपने एफर्ट्स, क्योंकि सर्वाइव कर रहे हैं। पहले वही डर था कि हुँ, भाई सर्वाइव ही नहीं करेंगे ज्यादा थे, आज भी जैसे बिहार में भी है, बिहार में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है क्योंकि हेल्थ हुँ, केयर वहां पे इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। पेरेंट्स यही कहते हैं यार बच्चा मर सकता है मेरा, इसलिए हुँ। मैं 2-3 करूंगा ही करूंगा, 3-4 करूंगा, और जहां पे और केरल में कम है, तो अच्छा है केरल वहाँ में पे। कम है, पंजाब में, हरियाणा में यहाँ पे बस एक हुँ, बच्चे पे आ गए हुँ, लोग, क्योंकि उनको पता है हुँ, एक ही करेंगे और एक भी बचेगा। एक ही तो बचेगा। हेल्थ केयर का भी डायरेक्टली रिलेशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का भी रिलेशन है, ये सारी चीजों से। एंड दूसरा ठीक है, वही जो ये पेरेंटिंग वाला भी वो भी आ गया। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट आगे। टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू डिस्कस अबाउट
कि एक बच्चे की लाइफ में फादर का क्या रोल रहता है। तो इसमें कुछ जो फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट वगैरह उन्होंने भी बात की है, फ्रूड वगैरह ने भी बात की है। तो लेट मी समराइज जो मैंने ढूंढा है। तो फादर का रोल क्या रहता है? फादर का रोल, फादर इज अ प्रोटेक्टिव फिगर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फैमिली को। जो ट्रेडिशनल रोल है उनके, रिसोर्सेज का एक्सेस लेके आते हैं। फादर इज अ अथॉरिटी फिगर, वो घर की चीजों के लिए, मेजर डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड लेटर फेजेस में बच्चे के लिए वो सपोर्ट का ही बहुत ज्यादा बड़ा वो है, सोर्स है। तो बच्चे को शुरू में जो लॉज, मतलब जो रूल्स होते हैं, रूल्स को इम्पोज करना, रूल्स को एनफोर्स करवाना, वो सब पेरेंट्स, मतलब फादर का काम रहता है। जो बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री बिटवीन, जैसे मदर होती है, मदर समटाइम्स मदर द चाइल्ड, मदर क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच होती है, तो मदर एंड बच्चे के बीच में भी थोड़ा सा गैप फादर ही लेके आता है वहां पे, थोड़ा सा कि ठीक है वो प्रोटेक्शन में और उस चीज में बच्चे की, ताकि अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप हो। एंड फिर जो बच्चे होते हैं, खासकर जो मेल चाइल्ड होते हैं, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा अप्रूवल की भूख रखते हैं। दे वांट द फादर्स अप्रूवल। एंड इसलिए फादर का रोल बच्चों की सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो बाप अगर अपने बच्चे को हर टाइम ह्यूमिलिएट करता रहे, अगर हर टाइम उसको दबाता रहे, सप्रेस करता रहे, उसको यही कहता रहे तो ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा पुअर होने वाली है। एंड वहीं अगर फादर है जो कि बहुत सपोर्टिव है, बच्चों कह रहे हैं कि ठीक है बेटा कर, एंड उसके साथ भी लाइक हेल्दी प्लेफुल मैनर में जा रहे हैं वे, तो वहां पे उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। एंड ये इवन हमने स्टडीज में भी नोटिस किया है कि जहां फादर की एब्सेंस रहती है, वहां पे चांसेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर ज्यादा रहते हैं मेल में, और फीमेल में अर्ली प्रेगनेंसीज एंड अर्ली मैरिजेस वगैरह की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फादर का ये रोल है बाउंड्री वगैरह रखने में, ये सब करने में। एंड गर्ल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है दोनों के लिए, फादर सेट्स द जेंडर रोल ऑफ अ मेल। तो एक लड़के को कैसे बिहेव करना है, वो अपने बाप से सीखता है। अगर बाप अपनी माँ को पिटाई कर रहा है, गाली बक रहा है, ये कर रहा है, तो वो भी बंदा, बच्चा भी बड़ा होके वो यही चीज सीखने वाला है। औरतों को डिमीन करेगा, औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करने वाला वो। एंड जो लड़की भी है, वो भी अपने फादर से ये सीखने वाली है कि फादर जिस तरीके से मदर से बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में ऐसे ही लोगों को ढूंढेगी, और उनको उसको लगेगा कि हाँ ये नॉर्मल है, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे बिहेव करते थे, तो मुझे भी ऐसी जगह पे जाना, ऐसे रिलेशनशिप है, मेरा अगर बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड ऐसे बिहेव कर रहा है, दैट इज टोटली फाइन। तो इसलिए फादर का रोल बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इवन फ्यूचर के लिए भी। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, द काइंड ऑफ पार्टनरशिप दे हैव, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे विल हैव, अपने बच्चों से कैसे ट्रीट करेंगे, वो सारा का सारा फादर के ऊपर आ जाता है। दैट्स अ बिग रोल। डू यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन दिस, नरेंद्र? मुझे लगता है भैया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था एक बार कि जो पेरेंट्स होते हैं भैया, वो बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं, है ना। तो जैसे आपने बताया कि बच्चे बहुत चीज भैया पेरेंट्स से सीखते हैं। जो पेरेंट्स को, क्योंकि भैया वो शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी जो सबसे ज्यादा जो स्किल काम करती है भैया, वो ऑब्जर्वेशन वाली स्किल काम करती है। वो देख के सीखते हैं चीजों को। उनके सामने देखे छोटे छोटे बच्चे भैया गाली देना शुरू कर देते हैं छोटे से उम्र में ही, क्योंकि वो देख के सीख लेते हैं चीजों को, है ना। तो भैया उनकी समझ उतनी विकसित होती नहीं है भैया, तो वो जो देखते हैं वही सीखते हैं, है ना। तो भैया ऐसे केसेस में अगर फादर का रोल जैसा रहेगा, बच्चा वैसा सीखेगा। जैसा वो देखता है भैया वैसा सीख रहा है, जैसे बताया आपने। बस भैया हमारे भैया बिहार में, मुझे लगता है इंडिया में भी कहावत है कि जैसे माँ एक धरती की तरह होती है, जमीन की तरह, एंड पिता छत होता है। तो जैसे पिता के ना रहने पर लगता है कि छत उड़ गया हो घर का, है ना। तो आपको जो नेचुरल कैलेमिटी है, या फिर जो है, जैसा उसको मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब मेटाफोर के तौर में भैया, तो आपको समझ गया मैं। वो हाँ, झेलना वो पड़ता सब झेलना है ना। पड़ेगा। आपको खुद झेलना पड़ेगा, है ना। दुनिया के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। तो उन सब चीजों से भैया फादर बचाता है भैया। प्लस हम ये भी देख सकते हैं भैया कि जो हमारे यहाँ जो सोसाइटल जो सेटअप है, जो पेट्रियार्की सोसाइटी है ना। पेट्रियार्की सोसाइटी में भैया जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है भैया, ऐसे केसेस में फादर का रोल जो है भैया, वो बच्चों के केस में जो आउटर वर्ल्ड में जो चीजें जो होती हैं, उस मामले में भैया फादर का रोल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो उन चीजों से डील करता है। वो सोसाइटी का हिस्सा है फादर, वो उन चीजों को देखता है। तो भैया वो बच्चों को सिखाता है ना, कि दुनिया से कैसे डील करना है, कैसे क्या करके भैया वो बाहर वो जा रहा है, दुनिया का एक्सपोजर ज्यादा है उसके पास। प्लस जो मुझे लगता है जो माँ का रोल है भैया यहाँ पे, माँ मुझे लगता है भैया एक आधार देती है बच्चों को। मुझे लगता है कि आधार इन द सेंस कि एक बेस तैयार करती है, वो इमोशनल बेस हो जाए भैया, या फिर एक मुझे लगता है कि जो ह्यूमन जो बनाने वाली बात है ना भैया, एक
है ना, हाँ ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन वाली जो बात है, वो हम्म भैया मदर से आता है भैया, हम्म है ना। वो बहुत चीज़ सिखाती हैं, उसके अंदर कंपैशन जनरेट करना, हम्म उसके अंदर एम्पैथी जनरेट करना, ये सब भैया वो अपनी माँ से सीखता है। तो भैया हाँ आपने जैसे बताया भैया कि ये देखा गया है, बहुत बार देखा गया है भैया ऐसा कि जैसा आपने बताया कि जैसे एक कोई हस्बैंड है अपने वाइफ को पीट रहा है, तो हम्म बच्चा उसको देख के सीखता है भैया, लेकिन अगर वो बच्चा अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है भैया, तो चांसेस इसके होते हैं कि वो अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट करेगा आने वाले टाइम में, है ना। तो हाँ ये भी भैया एक एक थोड़ा-सा यहाँ पे हो जाता है भैया, मतलब क्योंकि उसकी हम्म जो माँ के प्रति जो रिस्पेक्ट है भैया, कहीं न कहीं वो फीमेल के प्रति रिस्पेक्ट ही होती है एक टाइप से देखिए तो। हाँ वही जेंडर वो रोल जो वहीं से सीख रहा है हाँ, उनसे सीख रहा है भैया। तो ये जो कंपैशन लव वाला होता है भैया, ये ज़्यादातर ये माँ से सीखता है बच्चा, और जो ब्रेवरी और ये दुनिया को डील करना, ये फादर से हम्म सीखता है। अभी की जो सेटअप है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, उसमें ऐसा सेटअप है भैया। हम्म मैं नहीं बोल सकता ये इसमें यूनिवर्सल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ट्राइबल्स में थोड़ा सिचुएशन अलग हो सकता है, मतलब रोल्स थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो फादर का रोल है भैया, वो है ही भैया, एक तरह से देखो अगर, तो वो तो रहेगा ही, हम्म। मतलब तो एक बार मदर के रोल को थोड़ा-सा। मैं समराइज हाँ मदर के रोल को भी समराइज कर देता हूँ जो मतलब अकॉर्डिंग टू यही जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह बताते हैं क्या रहता हाँ, है तो हाँ, मदर का जो वही जो तुमने बताया इमोशन वाला बिल्कुल आएगा तो मदर इज द प्राइमरी केयर गिवर शी इज द प्राइमरी हाँ, अटैचमेंट फिगर बच्चा प्राइमरीली वहां से हुँ, अटैच करता है एंड मदर एक सोर्स ऑफ वो रहती है बच्चे के लिए कि दिस इज माई सेफ स्पॉट उसके अराउंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जाता है वो कि इधर उधर जाएगा वहां पे कुछ खतरा मिल गया तो माँ के पास भाग के आएगा अगर हुँ, माँ ही नहीं है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी तो इसलिए माँ का वहां पे रहना मतलब माँ उसका न्यूट्रिशन भी कर रही है माँ उसके साथ साथ उसके अटैचमेंट स्टाइल्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही है माँ अगर बिल्कुल नेग्लेक्टफुल है तो बच्चे को अबेंडनमेंट इश्यूज आ जाएंगे कि भाई माँ हुँ, रैंडमली कहीं पे चली जा रही है नहीं है तो बच्चा आगे फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी तो अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर हम पूरा अलग एक बात कर सकते हैं बट वो जो अटैचमेंट स्टाइल है कि बच्चा सिक्योरली अटैच है अपने पार्टनर से या अपने पार्टनर से क्लिंगी है या फिर अपने पार्टनर से अवॉइडेंट है इंटीमेसी को फियर करता है क्योंकि जब उसने इंटीमेसी दिखाने की ट्राई की माँ ने ऐसे उसको भगा दिया तो ये सारे जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं ये मदर इन्फ्लुएंस करती है बच्चे में क्योंकि मदर जो होती हैं बीइंग फीमेल तो वो बच्चे के इमोशनल स्पेक्ट्रम से ज्यादा ट्यून्ड रहती हैं फादर उतने ट्यून्ड नहीं रहते इसको मुझे तो ये कुछ चीजें बायोलॉजिकल भी लगती हैं कि बायोलॉजिकली मदर जो होती हैं मतलब दे आर मोर कंपैशनेट हुँ, नर्चरिंग एंड वो सब है जो कुछ भी है तो उसकी वजह से बच्चे का जो इमोशनल स्पेक्ट्रम है ना तो वो ही उसको थ्राइव करवाती है तो मदर अर्ली स्टेजेस में मदर का होना इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे के लिए बिकॉज उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वहां पे एंड जो मदर होती है वो अगेन रोल मॉडल होती है अपने गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली रहती है तो जो अगर आपकी मदर वर्किंग है तो आपका ही मन करेगा कि यस मैं भी वर्किंग बनूं आगे जाके मदर की हुँ, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आसपास तो मैं भी जाके इस तरीके से जाऊं और अगर मदर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो आपको लगेगा हाँ ये नॉर्मल है तो मुझे भी बहुत ज्यादा इज्जत मांगनी नहीं चाहिए दुनिया से तो लड़कियां भी बहुत ज्यादा सीखती हैं अपनी मदर से इसलिए मदर्स का वर्किंग होना मैं उसके फेवर में ही रहता हूँ बहुत ज्यादा कि आप हुँ, कुछ भी काम करो बट यू शुड बी एम्पावर्ड इन फाइनेंशियली इन सम वे बिल्कुल। ताकि आपके बच्चे भी कुछ आपको लुकअप कर सकें एंड फिर जो एम्पैथी होती है बच्चे में जैसे यू सेड कि एम्पैथी को मदर ही डेवलप कराती है मदर इज हुँ, दोनों टीचर होते हैं पेरेंट्स टीचर होते हैं बट मदर इज मोर ऑफ अ टीचर बिकॉज स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी मदर करवाती है मदर के साथ हुँ, बच्चा बैठ के सारे वर्ड सीखता है शुरू में जो उसकी क्लासेस वगैरह के होमवर्क वगैरह बच्चे को डिसिप्लिन कराना बच्चे का रूटीन फॉर्मेशन करवाना वो सब मदर का काम रहता है मदर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है क्योंकि जब उसकी बिल्कुल। वोकेबलरी डेवलप करवा रही है उसके लिए उसका मतलब होमवर्क वगैरह करवा रही है तो इसलिए अगर आपको अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद एजुकेटिंग द वुमेन और होता उल्टा है कि भाई एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ तो औरतों को देते नहीं है कि इनको एजुकेट मत करो आदमियों को पढ़ाते रहो एंड उससे कभी हुँ, रिजल्ट आएंगे नहीं उस तरीके के तो काउंटर इंट्यूटिव थॉट है ये बहुत ज्यादा जैसे हम किशनगंज में बिल्कुल। थे वहां पे भी मेरा मैसेज यही रहता था कि अगर आपको अपनी कम्युनिटी को पढ़ाना है चाहे आप पिछड़े हुए कहीं पे भी हो फाइनेंशियली है कैसे किसी भी तरीके से हो आपको अगर अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है ना तो आपको अपनी वुमेन को पढ़ाना पड़ेगा मेन अपने आप पढ़ जाएंगे अगर आपकी वुमेन पढ़ी होंगी क्योंकि वो पढ़ेंगी तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाने वाली है इट विल टेक अ फ्यू जनरेशंस बट यू हैव टू स्टार्ट विद द वुमेन वुमेन को स्कूल के बाहर रखे वुमेन को पर्दे के अंदर रख के आपकी डेवलपमेंट होने वाली है नहीं तो मदर का रोल इज अगेन वेरी वेरी क्रूशियल तो वी नीड इसमें एम्पावर्ड भैया मदर्स अम्बेडकर ने ही बोला था भैया कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी बाय मेजरिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन दैट सोसाइटी, है ना। हाँ अम्बेडकर का लाइन है ना भैया वो, कि मतलब महिलाओं की जो कंडीशन है उससे पता चलता है कि सोसाइटी एग्जैक्टली कितना प्रोग्रेस हाँ की है।
तो वही द स्टैंडर्ड्स वी सेट फॉर आवरसेल्व्स वही डिसाइड करते हैं हम किस लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे आ रखे हैं। तो अभी जैसे ये इसी में ये जो रीसेंट केस है ये भी टाई अप हो जाता है, जो रेप एंड मर्डर ये सब जो चल रहे हैं। तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट वुमेन, तो उसके बाद आप सोसाइटी बना ही नहीं सकते ना। आप किस किस तरीके से क्लेम कर सकते हो कि भाई हम विश्व गुरु हैं या ये हैं वो हैं, मतलब सब खोखला पड़ गया आपका, सब कुछ खोखला हो जाएगा इफ यू डोंट इवन रिस्पेक्ट योर ओन वुमेन। अपने खुद के मतलब वहां पे कंट्री में लोगों को नहीं सिखा रहे हो, नहीं करवा रहे हो। तो दैट्स व्हाई जैसे बहुत सारे अभी इसमें इस फेमिनिज्म मूवमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे मेल भी इसमें बहुत ज्यादा वॉइसेस उठा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कुछ लोग, फेमिनिज्म को एक्सट्रीम पे लेके चला जाते हैं। तो मेल वाले एक्सट्रीम वाले कहते हैं कि इनको तो एक्स्ट्रा स्पेशल राइट मिल रहे हैं। जरूरी है, क्योंकि उनको ऑप्रेस भी बहुत ज्यादा किया गया है भाई, वहां से उठाने के लिए। अब तुम वही जैसे इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको इक्वल कर दो। इक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स हैव टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो अगर तुम्हारी फाइनल से फिनिशिंग ये है, तो मेन एंड वुमेन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करा सकते, क्योंकि मेन एंड वुमेन भाई यहाँ पे हैं। तो तुम्हें फिनिशिंग लाइन इनके लिए कुछ अलग रखनी पड़ेगी और इनके लिए कुछ अलग रखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड इनके लिए आपको थोड़े इजी करने पड़ेंगे, जिससे ये चिढ़ जाते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना पड़ रहा है, इनको बस यहीं तक ही पहुंचना पड़ रहा है। तो देखो भैया, मैं बता रहा हूँ भैया, इसमें जैसे मैं भी चला जाता हूँ एक्सट्रीम पे भैया, बहुत केसेस में आपसे हमेशा बातें होते रहती हैं, आप होते हैं तू तो एक्सट्रीम पे चला जाता है, ठीक है भैया। देखो भैया, जैसे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, है ना, आप देखो ना भैया, उसमें तो सारे टाइप के एलिमेंट थे ना भैया। एक टाइप भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, है ना, खुदीराम बोस थे, जो चाहते थे कि बस उठा लो और बस खत्म कर दो मामला। एक तरफ गांधी ऐसे लोग थे भैया, नेहरू ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, हम धीरे धीरे हम बिना खून खराबे के हम आसानी से हम ऐसे करेंगे। तो भैया जब भी कहीं ऑपरेशन होता है भैया, वहां पे कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट अपने आप आ जाते हैं भैया, क्योंकि जो ज्यादा जो सोच लेगा, या जिसको लगेगा कि नहीं अब तो आरिया पार करना है, या फिर जिसको लगेगा कि नहीं बहुत हो गया अब, भैया वो एक्सट्रीम पे चला जाता है भैया वो, है ना। प्लस मुझे लगता है भैया कि महिलाओं की जो कंडीशन है ना भैया, हम पुरुष कितना भी कोशिश कर लें भैया, हम फेमिनिस्ट भी हो जाए, बट हमारे लिए समझना मुश्किल है भैया। एक महिला जो सुबह अपने घर से बाहर निकलती है, जाती है, उसको न जाने कितने भैया बुरी नजरों का सामना करना पड़ता है, उसको झेलते हुए। घर के अंदर उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, ऑफिस के अंदर भैया उसको सेकंड क्लास एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है ना। वो रास्ते में भैया उन 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 जो मेल्स हैं भैया, उनकी बुरी निगाहों को झेलते हुए जा रही हैं। उनको कैसा चुभता होगा, कैसा लगता होगा भैया, ऐसा कुछ करते हुए जा रहे हैं भैया। तो हम तो उस चीज को फेस नहीं कर रहे हैं। तो भैया उनमें अगर एक्सट्रीम एलिमेंट अगर पैदा हो भी जा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि हमारे मेल्स के अंदर इतनी कुलबुलाहट होनी चाहिए कि देखो देखो, और उसको पॉइंट आउट करके हम सारे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको हम गलत सारे कर रहे हैं। खराब है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो और थोड़ा सा दूसरा वो मतलब, रहता है कि जब कोई रेवोल्यूशन इस टाइप की मूवमेंट होती है, तो लोग भी सब अलग अलग टाइप के हैं। जैसे यू सेड कि यू आर मोर ऑफ एन एक्सट्रीम पर्सन, तुम्हें अगर कोई चीज अफेक्ट करेगी तुम सीधा तोड़फोड़ मचाने जाओगे। मैं थोड़ा उसी चीज में आता हूँ, मैं थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा स्टेप बैक करके और थोड़ा सा प्लान आउट करके आराम से, मतलब बहुत ज्यादा गलत भी नहीं करना, बट अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए विद द राइट मीन्स। मेथड्स भी ठीक होने चाहिए अपने उस टाइप से। तो सबकी अपनी अलग अलग है। तो काइंड ऑफ ये नहीं होना चाहिए कि बस एक्सट्रीम ही सोल्यूशन है, बस यही सोल्यूशन है। नहीं एक्सट्रीम वाले को कहना, भाई इनको कहना चाहिए एक्सट्रीम वालों, तुम्हें ये लग रहा है तुम ट्राई करो अपना, हमें ये लग रहा है हम ये ट्राई करते हैं। पॉलिसी वाले जो पॉलिसी मेकर्स की वहां ट्राई करना है। बेसिकली ये लड़ाई है, सब अलग अलग फ्रंट पे लड़ना चाहते हैं, सबको लड़ने दो अलग अलग फ्रंट पे। तो क्योंकि ठीक होता है। क्या है ना भैया, देखो भैया, हाँ। एक्सट्रीम एलिमेंट भी जानते हैं क्या करते हैं भैया, वो जैसे होता है ना भैया, वो प्रेशर कुकर में जो होता है ना भैया, वो वाल्व का काम प्रेशर। करते हैं भैया, एग्जैक्टली। है ना। जैसे मानिए भैया सोसाइटी में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे अभी जैसे कोलकाता में हुआ, हम्म। अब महिलाओं के अंदर भैया बहुत सा एंगर है, जो जो सीधी सी लड़की जो है, जो एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहती है, उसके अंदर अंदर भी एंगर आ चुका है, बहुत भयानक हाँ, मैं वाला, देख रहा हूँ इंस्टाग्राम है में ना। पोस्ट डाल रहे हैं कि मार दो, ये कर हाँ दो, कास्ट्रेट कर दो हाँ मैन को एंड हाँ ऑल दैट। हाँ, हाँ उस टाइप का हाँ है। हाँ। हाँ। अब उसमें भैया जो कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट होते हैं, जब वो ऐसी सी बातें करते हैं एकदम एक्सट्रीम पे जाके, तो इनके अंदर का भी जो प्रेशर होता है ना भैया, वो रिलीज होता है भैया, वो देख के, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, बट उसको देख रहे हैं करते हुए, उसको ऐसा करते हुए, मतलब बोलते हुए देख रहे हैं भैया इस तरह से, या ऐसे ही एक्शन की डिमांड करते हुए देख रहे हैं भैया। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी जो भैया जो प्रेशर जो बना होता है भैया, वो रिलीज होता है एक तरह से देखो अगर, तो है ना, वो रिलीज होता है भैया। क्योंकि अगर ऐसा ना होना, अगर अगर कोई हाँ। एक्सट्रीम एलिमेंट ना होना, तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है भैया कि जो जितने जो है ना, ये जो नॉर्मल है, ये सारे एक दिन एक्सट्रीम बन जाएंगे भैया, मतलब मैक्सिमम चांसेस हो ब्लास्ट हो जाते हैं जाएगा भैया फिर इस चीज एकदम से। की।
हाँ ब्लास्ट हो जाएगा मतलब चाहे तो मटेरियल पूरा ब्लास्ट उसका। कर देंगे या बिल्कुल गिव अप कर देंगे, और दोनों ही गंदी चीजें हैं। हाँ मतलब चाहे हाँ, तो दोनों एकदम ही ये करनी कर दें कि चाहिए। भाई मैं बिल्कुल मैं हम्म पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही तुम्हारे सिस्टम में क्योंकि तुम्हारा सिस्टम बेकार है, वो भी गलत बेकार है। है। जो अभी आज के दिन जैसे हमने वहीं पे आते हैं, एंटीनेटलिज्म पे आते हैं। क्यों हम्म लोग, क्यों लड़कियां जो हैं अब उनको जैसे रिप्रोडक्शन राइट मिल गए, पहले जब हम्म उनको राइट नहीं थे, उनसे नहीं पूछा जाता था बच्चे करने नहीं करने, आदमी डिसाइड करता था मुझे करने तो मैं कर रहा हूँ, हम्म दैट्स इट। तो अभी औरतों से पूछ रहे हैं तो वो रिफ्रेन कर रही हैं बच्चे पैदा करने से। तो उसका रीजन वही है, उनके खुद के साथ जो ट्रीटमेंट दिखता है, वो फिर कहते हैं कि भाई हम ऐसे वर्ल्ड में क्यों लेके आए बच्चे, चाहे तो अपना वर्ल्ड सुधारो, हम्म, वर्ल्ड ठीक करो, तब हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर रही। तो वो वाली सही चीज भी बात आ है। जाती है। तो ये भी हाँ भैया बच्चों तो मतलब के लिए उसको रोक रहा है भैया इस तरह से, हम्म, अगर हम देखें तो। तो ठीक है, ठीक है, गुड इनफ। तो पेरेंटिंग के ऊपर और एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? काफी है लेट्स कीप भैया। इट लेट्स कीप इट शॉर्ट। ठीक है, तो यही है हम्म पेरेंटिंग का बेसिकली भाई। जो अब कुछ बता सकते हैं वो यही बता सकते हैं कि देखो एनवायरमेंटल रीजन को तो हम ठीक कर नहीं सकते पर्सनल लेवल पे, बट पर्सनल लेवल पे हम क्या चेंज कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे वी कैन बी गुड रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन, दैट्स इट। इतना ही कर लो यार, कि अपने बच्चों से कनेक्ट कर लो, उनको इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए केपेबल बनाओ। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम उसको प्रोटेक्ट करके अंदर छोड़ दो, उसको बिल्कुल बिठा दो, स्मदरिंग मत करो। मदरिंग करनी है उसकी, स्मदरिंग नहीं करनी है एकदम ऐसे, एकदम गोदियां भर ली और उसको निकलने नहीं दे रहे। बहुत सारे पेरेंट्स में देखता हूँ भी आज के दिन वो ऐसे भी करते हैं। तो थोड़ी हेल्दी बैलेंस, हेल्दी बाउंड्रीज वगैरह बच्चे को सिखाओ, और खुद भी बेटर रोल मॉडल्स फॉर द एक एक चिल्ड्रन। क्वेश्चन है भैया, है ना। हम्म अभी जैसे भैया जैसे जैसे भैया अभी लोग भैया मतलब चाह रहे हैं भैया कि वो कम कम बच्चे हों उनके पास, है ना। हम्म या फिर बहुत से लोग चाहते ही नहीं है उनके पास बच्चे हों। तो हम्म। आप ये बताओ भैया, मैं इससे ओपिनियन जानना चाहता हूँ क्योंकि भैया ये फ्यूचर इम्प्लीकेशन वाली बातें हैं इन चीज़ों हाँ का, हाँ, तो वो इस पे वाला ये ओपिनियन ही पॉइंट रह गया था, होता यस। है ना। तो अभी जो लोग ऐसे हम जब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं भैया, तो क्या इस चीज की चांसेस हैं कि उन बच्चों का भैया बेटर तरीके से पेरेंटिंग होगा जो आने वाले टाइम में जो बच्चे होंगे? क्योंकि भैया पेरेंट्स काफी सोच समझ के जब बच्चे जब लाएगा इस दुनिया में, तो क्या हम्म अभी जैसे बच्चों की पेरेंटिंग हो रही है, क्या हम्म। बेटर तरीके से हो पाएगी, एक बेटर वर्ल्ड उनको मिल पाएगा आने वाले टाइम में अभी की तो तुलना में? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना लोगों के दिमाग में, दो क्वेश्चन आते थे, ये भी डिस्कस करना था मुझे। जो मेरे एक क्वेश्चन जो रहता है कि भाई अगर कोई बच्चे ही पैदा नहीं करेगा तो संसार हम्म आगे कैसे बढ़ेगा, राइट? ये हम्म चिंता दिखाते हैं। हम्म तो जैसे हाँ मैं आई वांट टू बी चाइल्ड फ्री, मेरा अपना कोई आज के दिन प्रेजेंट डे मेरी जिस जो मेरा स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, उसके हिसाब से मैं आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन। तो मेरे से यही पूछते हैं भाई बच्चे पैदा नहीं करेगा तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? तो उसमें यही हम्म आंसर कि मेरे पैदा करने से, ना करने से नहीं रुक रही, क्योंकि ह्यूमंस की पॉपुलेशन जैसे अफ्रीका में बताया, अफ्रीका में फर्टिलिटी रेट बढ़ने वाला है अभी, क्योंकि वो उस फेज में जहां पर उनके पास हेल्थ केयर आएगी, बेबी बूमर हम्म स्टेजेस आएंगी। एंड हम्म प्रोजेक्टेड है कि 2100 तक हमारी पॉपुलेशन 10 बिलियन होने वाली है, 10 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। तो नहीं मर रहे भाई हम बहुत ज्यादा, हम इतने ज्यादा हैं कि हम दूसरों को मार रहे हैं। तो पहली बात तो ये हम्म खतरा नहीं है कि यहाँ पे अगर कुछ लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे, सिंगल रहना चाह रहे हैं, तो उससे कोई खतरा नहीं है किसी को भी। हम्म ओके। दूसरी चीज जो ये है कि अगर आप सोच समझ के बच्चे पैदा कर रहे हो, कि आपने एक ही किया, दो ही किए, कभी कभी क्या होता है ना इसमें, लाइक दोनों साइड में काम कर जाता है। इंटेंशन आपके बहुत अच्छे होते हैं, जैसे एक मीम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि दो पेरेंट्स होते हैं, बैठे होते हैं, और वो कहते हैं कि यार हम अपने बच्चों के साथ ना वैसी गड़बड़ नहीं करेंगे जैसी हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने गड़बड़ की थी। बिकॉज ये लाइन हर जनरेशन बोलती है। ये लाइन मैंने अपने पापा से भी सुनी, मम्मी से सुनी है, मैं सबसे सुनी हुई है। बट फिर उसमें जो नीचे बच्चा था ना, बच्चे के ऊपर ऐसे लिखा हुआ था कि टोटली नई टाइप की गड़बड़े की जाएंगी इसके साथ अब। कि वो वाली नहीं कर रहे, रिपीट नहीं कर रहे, बट इसके साथ टोटली नहीं अब होंगी कुछ। तो जेन जी है, जेन अल्फा है, उनकी बेचारों की अपनी अलग, टोटली अलग टाइप की दिक्कतें हैं कि भाई मुझे फोन दे दिया बचपन में ही, तो आधे दुखी मुझे फोन नहीं दे रहे बचपन में ही। तो ये लाइक एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स टू फेस, जो मुझे लगता है। जो कि इनको लगता है कि नहीं हमारे टाइम पे तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भाई तुम्हारे टाइम पे इतना स्ट्रेस भी नहीं था ना, तुम्हारे टाइम पे इतना प्रेशर भी नहीं था परफॉर्मेंस का कि ये करना वो करना। आप 12वीं पास करके भी लोग नौकरी लग जाते थे, ठीक ठाक अपने फैमिली को चला लेते थे। आज के दिन बहुत ज्यादा पैसे कमा के फैमिली नहीं चलाना चाह रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं लोग, दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो सिचुएशन इज डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स टू फाइट। जेन जी है, उनके अंदर लोनलीनेस क्राइसिस आ रखा है बहुत ज्यादा, कि वो कनेक्टेड होने के बाद भी लोनली है बहुत ज्यादा।
तो हम ये नहीं कह सकते कि यू हैव इट इजी एंड वी हैव इट टफ, बट अवेयर अगर तुम रहोगे ना कि भाई हमारी अपनी दिक्कतें थी, ये जनरेशन है ये भी अपनी दिक्कतें फेस कर रही है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड यू ट्राई टू अपने आपने जो सीखा अपने उससे उनको थोड़ा इम्पार्ट करो अपनी अच्छी चीजें, और अपनी जो बुरी थी उनसे प्रोटेक्ट करो। बाकी अल्टीमेटली इस चीज से इम्यून नहीं हो सकते कि फ्यूचर में जाके आपका बच्चा आपको ना कोसे, क्योंकि कुछ भी कर लो आप सब कुछ तो नहीं कर सकते। आपने अगर बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्शन दे दी तो कहेगा यार मुझे बाहर ही निकलने नहीं दिया घर वालों ने, आपने कम प्रोटेक्शन दी तो ये कंप्लेन करेगा भाई कि मुझे कभी स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन ही नहीं दिया, मेरे से कभी पूछा नहीं क्या कर ले क्या मतलब ये कर ले वो कर ले, मुझे बताया नहीं कभी। तो कंप्लेन करना वो हम ह्यूमंस की नेचर है बहुत ज्यादा। वी फाइंड रीजन, वी विल ऑलवेज फाइंड रीजन कि चाइल्डहुड ट्रॉमा में है, इसमें है उसमें है। आप जो टर्म के यूज किए ना भैया, अवेयरनेस भैया, वो बहुत जरूरी है। हाँ मुझे लगता है अवेयरनेस भैया समय के साथ भैया जरूरी है भैया। जैसे आज की जो जनरेशन है उसकी डिमांड क्या है ये जानना जरूरी है। हम 90s के किड्स हैं भैया, तो हमारे टाइम का सिचुएशन अलग था। हाँ हम उस तरीके से आज के बच्चों को डील नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो पेरेंट्स को भैया नए सिचुएशन के अनुसार अडेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वो पुराने प्रोग्राम के साथ जी रहे हैं, पुराने माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, तो उनको नए चीजों को अपनाने की जरूरत है ना। अगर भैया वो उसी मानसिकता में डूबे रहेंगे कि नहीं मेरा ही जमाना बहुत सही था, हमारे, ये भी अक्सर सुनने को मिलता है भैया हाँ कि यू सब बोलते हैव हैं इट कि हमारे एवरीथिंग, हाँ तुम्हें तो सब कुछ मिला हाँ हुआ है, हमें तो कुछ नहीं था, हम तो बहुत स्ट्रगल करके आए हैं। इनकी भी है भाई स्ट्रगल, हाँ, सबकी है ना, सबके वो हैं, वाली बात है। और सबके दूसरा स्ट्रगल है। मुझे इसमें एक ये भी ऐड करना था कि डैम इट आई फॉरगॉट द पॉइंट कि रुक जाओ, माइंड गोज ब्लैंक। एनीवे, तो इसमें हम वही कह रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं यार बिल्कुल याद नहीं आ रहा, सही सा पॉइंट था, भूल गया मैं, बाद में रिग्रेट होगा जब याद आएगा। हैपेंस हैपेंस। नहीं ठीक। तो इस पे हम क्या कह रहे थे, बाकी रिपीट करना एक बार अपना पॉइंट, हम क्या कहना चाह रहे थे कि एक तो भैया 2 पॉइंट था भैया, जैसे कि अब अगर हम बच्चे पैदा ना करें, अगर आज के टाइम के लोग अगर, तो क्या सृष्टि आगे ज्यादा कैसे अवेयर है। हाँ बढ़ेगी? यस यस, याद आ गया याद आ गया याद आ गया। एक तो हाँ, अवेयरनेस वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हाँ, ये भी है जो मैं कह रहा था कि भाई आपको एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी, आपको इस चीज के लिए पूरा पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में किसी ना किसी चीज के ऊपर कोसा जाएगा, किसी ना किसी शॉर्टकमिंग आपकी निकाली जाएगी, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप भी अपने पेरेंट्स की निकालते हो यार हमें ये चीज में कमी रह गई थी, ये चीज में कमी रह गई थी, यही चीज वो भी बोलेंगे। उसका बुरा नहीं मानना है, वो सबके साथ रहता है, प्रोसेस रहता है वो, उसमें कहो कि ठीक है बेटा हमने जो हम बेस्ट कर सकते थे ना हमने वो किया, उसके बाद कम ज्यादा रह गया तो बी अ बिट हम्बल रादर देन कि मैंने इतना दिया उसके बाद तू ऐसे बोल रहा है, तू मतलब अनग्रेटफुल हो रहा है। उससे ज्यादा अच्छा है कि जस्ट सिंपली से कि भाई हमने जो बेस्ट था वो ट्राई किया है, एंड इफ इट वाजंट इनफ तो वी आर सॉरी, बट हमने तो अपना लाइक आवर बेस्ट, इफ इट वाजंट गुड इनफ फॉर यू तो उससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते थे। बाकी फिर तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, जो हमने मिस कर दिया कुछ रह गया हो भाई तुम उसको ठीक करो, हम तुम्हें पूरी उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो दे सकते हैं। लाइक मेरी कैपेसिटी अगर 10 देने की है, मैं तो 15 दे रहा था, अब तुम कह रहे हो कि मुझे 100 चाहिए था, तो आई एम सॉरी अबाउट इट, वो आपको एक्सेप्ट मैं करना किशन पड़ेगा। मैं किशनगंज में था भैया, एक पेरेंट्स आता है भैया, मैं भूल गया हूँ शायद किसके पेरेंट्स थे भैया, आप नहीं आए थे उस टाइम पर। हम्म तो मुझे आके बोलता है कि देखिए आजकल के बच्चों को कितनी फैसिलिटी मिल रही है, लाइट है, हम्म ये है, वो है। हमारे टाइम में तो बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट लाइट नीचे पढ़ा करते थे। पता है हम्म मैंने उनसे क्या बोला कि कितनी अच्छी बात है, थैंक गॉड कि आपके घर के आसपास स्ट्रीट लाइट थी उस जमाने में, है ना। हम्म हम्म बहुतों के पास तो वो भी नहीं था, है ना। बहुते की तो पूरी जिंदगी अंधकार में रहती थी, लाइट से तो दूर दूर हाँ, तक वास्ता नहीं था, है ना। तो हम्म आपके तो घर के आसपास स्ट्रीट लाइट थी कि आप वहां जाके बैठ के पढ़ सकते थे, है ना। हम्म हम बोले कि देखिए हर जनरेशन में ऐसा होता है। आज आपको लग रहा है कि आप बहुत दे रहे हैं फैसिलिटी, तो कुछ गार्जियन तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं, हम्म और कुछ को नहीं मिल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी को इतना भी नहीं मिल रहा होगा। तो हम्म आप अपने से कंपेयर मत करो ना, आज के टाइम में बच्चों को क्या मिल रहा है उसको देखो ना आप, कि एक हम्म। बच्चे को दूसरे बच्चे की तुलना में कितनी फैसिलिटी मिल रही है उसे देखो, और ना कि दूसरा आपको क्या मिल दूसरा उस रहा चीज को अपनी ड्यूटी समझो, लाइक उस चीज को है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस आर रिलेशनशिप किलर्स, मतलब रिलेशनशिप वहीं पे खत्म हो जाते हैं जहां पे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं है और आप प्लेफुल मैनर में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, एंगेज कर रहे हो, एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, तो ठीक है सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा। वो अपनी कैपेसिटी से अपनी पेस पे बच्चा कर लेगा, कभी ना कभी कुछ भी करेगा।
आपने भी अपनी पेस पे अपने उस तरीके से किया, यू आर ट्राइंग कि भाई जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो टाइम हमारा खराब हो बच्चे का ना हो, बट वो जो आपने टाइम खराब किया, जो गलतियां की, उससे आपको सीखना हुई तो बहुत मिला है। वो गलतियां उनको करके देखनी पड़ेंगी, तभी समझ में आएगा, आपके बताने से समझ में नहीं आने वाला। तो ये एक्सेप्टेंस भी थोड़ा पेरेंट्स को, वही एक तो अवेयरनेस हो, और दूसरा इस चीज की एक्सेप्टेंस हो कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये करे ना करे वो इसके ऊपर है। आप अपने बच्चे को सिखाओगे अगर ढंग से कि भाई वो भी अपनी ड्यूटी समझे, तो वो करेगा। बट अगर उसको दिख रहा है कि आप ही अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन थोप रहे हो, तो वो भी फिर फ्यूचर में आपसे ही सीखने वाला है कि भाई। और भैया हाँ। एक्सपेक्टेशन भैया मुझे ऐसा लगता है, मैं तो भैया इस पे भी बात करने वाले हैं, एक तो भैया हम्म। टॉपिक है भैया इसके ऊपर। ओके। मुझे भैया ना लगता है कि ये भैया जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव भी इम्पैक्ट करता है भैया, बहुत भयानक निगेटिवली इम्पैक्ट करता है भैया। अगर जैसे मानो आपका किसी के प्रति बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया चीजों को लेके, है ना, तो आपको लगता है, आप पहली बात तो भैया एक्सपेक्टेशन को लोग भैया लव मानते हैं, भैया एक्सपेक्टेशन लव नहीं होता, है ना, वो आपका वो सेल्फ वाली चीजें हैं, है ना। अब सामने वाला बंदा भैया मानिए भैया ओवर कॉन्शियस है अगर आपके एक्सपेक्टेशन को लेके, पेरेंट्स को मान लेता हूँ मैं, हाँ। है ना, बेचारा भैया वो उसी को पूरा करने में भैया हमेशा लगा रहेगा भैया, वो अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं पाता है भैया वो। और भैया वो थोड़ा सा भी अगर उससे अगर थोड़ा सा भी अगर दाएं बाएं हुए ना, तो सीधे उस पर अटैक हो जाता है कि यार तुम तो मतलब तुमने बिल्कुल हाँ नहीं तुम्हारा तो कोई किया। अफेक्शन ही नहीं है ना, तुम्हारा तो हाँ, कोई अफेक्शन ही नहीं है, हमारी बात को तुम मानते ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसे तुम नहीं तो हो, बिल्कुल सोचते नहीं हो वैसे नहीं हो। परिवार के बारे में। हाँ, हाँ, वो सीधा ही आता तो है। एक्सपेक्टेशन को भैया ऐसा रखो ना यार कि ठीक है यार, मतलब एक्सपेक्टेशन भैया एक मुझे लगता है कि एक हेल्दी लेवल ऑफ गाइड की तरह होना एक्सपेक्टेशन। चाहिए। हाँ, हाँ, कि प्रमोट कर दो कि बेटा मतलब तू कर सकता है और अच्छा, कि हाँ, एक्सपेक्टेशन भी है, बट उसके साथ साथ हेल्दी सपोर्ट भी है, मोटिवेशन भी बिल्कुल। है। एक्सपेक्टेशन एज अ इतना टारगेट नहीं होने चाहिए कि ये टारगेट और ये नहीं, इम्पोज कर दिया और यही करना तुझे, ऊपर से नहीं आनी चाहिए यही करना, एक्सपेक्टेशन, लाइक नीचे से ऐसे आनी चाहिए, ऐसे कि वरना हम फिर तुझसे भैया वो एक्सपेक्ट जेल करें बन तो अच्छा जाता है कर। भैया, वो हाँ, जेल बन जाएगा वरना फिर, है ना, वो और कहीं ना कहीं बच्चे ने भैया जिस दिन गिव अप मेंटली। किया, हाँ, हाँ, जिस दिन गिव अप कर दिया, रेबेल करने लग जाएगा, अगर ऊपर से इम्पोज करते हाँ, रहोगे उसकी, आप सुन ही रहे तो रेबेल करेगा। फिर फिर बैठ के कहते रहोगे बच्चे की गलती है, ये गलती है, कुछ फायदा नहीं है उस चीज का, पॉइंट नहीं है उस चीज का कुछ भी कहने का। इसीलिए एनीवे एक्सपेक्टेशन तो को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी एग्जैक्टली। है ना। क्योंकि भैया तो पता है पेशेंस भैया, का आप बहुत। एक्सपेक्ट कर, आपका एक्सपेक्टेशन भैया किसी के लिए भैया जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज बन जाता है भैया, और भयानक कॉम्प्रोमाइज बन जाता है। आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, पेरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए बच्चा कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करते जा रहा है, करते जा रहा है भैया, और ऐसा करते करते भैया वो सेल्फ से ही अलग हो जाता है। जब वो सेल्फ से अलग हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, एनेक्सिस हो जाएगा फिर, है वही ना, तो वो तो वही प्रॉब्लम है। होता है। तो एक्सपेक्टेशन और दूसरा एक्सपेक्टेशन जब एक बार मीट कर देता सामने वाला, तो उसके बाद हम्म, रिवॉर्ड मैकेनिज्म भी होने चाहिए आपके पास। बहुत पेरेंट्स नहीं करते ये, बिल्कुल, रिवॉर्ड मैकेनिज्म नहीं होते। जो बिल्कुल। ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन रखी, बच्चे ने लेट से मीट कर दिया टारगेट, रिजल्ट क्या मिलता है? बड़ी एक्सपेक्टेशन कि भाई हम्म, तूने अगर 10वीं में अच्छे नंबर लेके आ गया, 12वीं में लेके आ, कोई रिजल्ट हम्म, इसका कुछ नहीं, मिठाई बांट दी, पड़ोसियों को बांट दी, बच्चे को पीठ पट नहीं था पता पाया। और उसके हम्म, बाद फिर बच्चे को तो निकाल दिए, एक दो चीजें गलती निकाल दी, तेरे मैथ्स में कम रहेगी, नहीं तो और बढ़ जाती तेरी परसेंटेज, 97 की जगह 98 आ जाती, मैथ्स में तूने 2 नंबर नहीं कटाए होते। तो बच्चे को तो ये बोल दिया आपने, बाहर मिठाइयां बांट हम्म, दी, ठीक है। जबकि बच्चों को काइंड वर्ड्स चाहिए थे, बच्चे को अच्छा ऐसे थोड़ा पैट ऑन द बैक चाहिए था। फिर उसके बाद कि 12वीं में ये करेगा, फिर अगली एक्सपेक्टेशन भाई अब कॉलेज में ये चाहिए, कॉलेज के अंदर सीजीपीए चाहिए, नौकरी ये चाहिए, अब यूपीएससी निकाल। तो एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन को मीट करने का रिजल्ट अगर बिगर एक्सपेक्टेशन ही है, तो एक टाइम पे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गएगा, यार दे आर नेवर एवर गोइंग टू बी हैप्पी, इन्हें मेरे से मतलब नहीं है, इनको मेरी हम्म, क्वालिफिकेशन से मतलब है, मेरे नंबरों से मतलब है, एंड उसके बावजूद भी खुश नहीं होने वाले। तो वही, यू आर गोइंग टू बी अ रोल मॉडल ऑफ द चाइल्ड, फॉर द चाइल्ड, तो उसके लिए अच्छे रोल मॉडल बनो। दैट्स इट। वो आपसे सीख रहा है, आपको प्लीज करने के लिए ही उसके मन में वायरिंग है, बायोलॉजिकली वायर्ड है बच्चे टू प्लीज देयर पेरेंट्स, बिकॉज उनका सर्वाइवल उस पर डिपेंडेंट है। अगर पेरेंट्स बिल्कुल। उनसे नाराज हैं, तो इवन जो अनहेल्दी और टॉक्सिक लोग होते हैं, उनके बच्चे उनको ही प्यार करते हैं, बच्चे अनकंडीशनल लव करते हैं, नॉट बिकॉज उनको आपसे मतलब है कुछ, बिकॉज वो बायोलॉजिकली वायर्ड है बेचारे। आपके बिना उनका सर्वाइवल नहीं है। ट्राइब से अगर उसको बाहर निकाल दिया, तो उसको कुछ आइडिया नहीं मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ खाना खाऊंगा। तो वो जो टॉक्सिक चीजें भी आप उसको सिखा रहे हो, वो उसको बाद में पेन देने वाली है बहुत ज्यादा। तो भाई मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो खुद को, अवेयर हो लो। नो बडी इज इनफेलिबल, नो बडी इज परफेक्ट।
देख लो कि भाई कहाँ क्या गलती हो सकती है और मान लो कि हमें नहीं पता थी बट वी विल ट्राई टू बी बेटर। बच्चे ने कभी फ्यूचर में आगे पॉइंट आउट किया कि आपने ये नहीं किया, तो को बेटा हमें पता नहीं था, सॉरी, पर तू आज ये बोल रहा है तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। दैट्स इट, इतना ही चाहिए। उसके बाद नहीं करने वाले रेबल बच्चे। पर आप डिफेंसिव हो जाते हो, तू वो, लाइक फिर ईगो फाइट में जाओगे बच्चे के साथ, तो फिर तो बच्चे से जीत के आप कभी जीतने वाले हो नहीं लाइफ में। रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप्स में आप हार के जीतते हो। सही बात है। थोड़ा नीचे झुको, यू गिव अप एंड देन यू बोथ विल ग्रो, रिलेशनशिप विल बिकम स्ट्रॉन्गर। जीत के रिलेशनशिप हमेशा हारने वाले हो, जीत के रिलेशनशिप हमेशा वीक होने वाला है। अगर कोई भी पार्टी जीत गई, ये जीती, बच्चा जीता, और तो भी भैया रिलेशनशिप खराब हो रहा है, वो तो भी रिलेशनशिप खराब हो भैया रहा है। कैसा भी रिलेशनशिप हो भैया, वो भाई भाई का हाँ, हो, भाई कोई भी बहन हो, का हो, कोई भी रिलेशन, मैंने इसलिए कहा सब कपल्स का रिलेशनशिप हो, है, कुछ भी हो, है ना, उसमें आप रेसिप्रोसिटी पे हारो। चलते हैं, हाँ, हाँ एंड हारने हाँ, पे चलते हैं, तो वही है है। ना, तो दैट्स इट। तो हारना जरूरी है यहाँ पे, यस, तो भाई है हार ना। के खुश रहो। मैं तो बहुत हारा हूँ, आई एम अ फेलियर इन लाइफ एंड मैं भी आई हारता एम हूँ डूइंग भैया, गुड, मैं डेली हारता आई एम हूँ, डूइंग गुड। मैं डेली हाँ, हारता हूँ, मुझे हारने में बहुत मजा आता है तो अगले दिन है और ना। फाइट मारेंगे। अब जीत गए तो हाँ फिर अगले दिन फाइट नहीं मारे, कुछ सीख नहीं रहे तुम। भाई मैं तो रोज डेली बेस पे कुछ ना कुछ, जहाँ कहीं पे जाके, अच्छा सॉरी भाई ये गलती हो गई, इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को सॉरी बोल देता हूँ कि सॉरी यार ठीक है ये हो गया। जबकि टीचर्स और कम्युनिटी में तो हमें कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे कर रहे हो आप, ये बच्चे ऐसे, तो वो प्लस वाली पता है चीज। मुझे दुख कब होता है भैया, जब आपको लगता है कि आप जीत गए, हम्म, लेकिन सामने वाला बंदा आपको खुश करने के लिए हार गया हो, तो उस सिचुएशन में आके मुझे ज्यादा खराब लगने लगता है। ये ऐसा वही मैं नहीं कह रहा होना हूँ, था। जीत के तो हाँ गड़बड़ी है। मैं हार के खुश हूँ भाई, तू खुश है ना अभी, मैं खुश हूँ हाँ बस। मैं हाँ, हार बस के बहुत खुश हूँ, सही। दैट्स इट। ओके, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, दैट्स इट। ऐसा ही होना चलो, चाहिए। हो गया, सही है भैया, बाय बाय। बाय बाय।